हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां चीन के चिकन नेक वाली साजिश का मोदी जी ने कर दिया दी एंड। जी हां, पहले सेरा से जला जिगर, अब भूटान भारत के बीच ट्रेन समझौता देगा चीन को ऐसा दर्द। बताएंगे दोस्तों, पीएम मोदी ने भूटान में जाकर बहुत बड़ा खेला कर दिया है चीन को लेकर। साथ ही साथ आपको बताएंगे इंडिया आउट वाले मालदीव की निकल गई सारी हेगड़ी, भारत से जोड़ने लगा हाथ। जी हाँ, भारत के सामने लगा गिड़गिड़ाने, वो भी मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू जो भारत विरोधी था। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस मुद्दे पर। साथ ही साथ आपको बताएंगे खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या की साजिश मामले में बड़ी कार्रवाई, आरएडब्ल्यू सदस्य को पद से हटाया गया। बताएंगे किसने ये एक्शन लिया है। साथ ही साथ केजरीवाल के बाद ये होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। बताएंगे दोस्तों कौन बन सकता है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। साथ ही में केजरीवाल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर ईडी को जांच की मांग कर डाली है। दोस्तों बताएंगे कहां की खबर है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमेशा की तरह और आराम से खबरों को देखते हुए। मानते हैं कि अपना भारत महान है और भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मॉस्को में बहुत बड़ा आतंकी हमला, सेना के वर्दी में 5 बंदूकधारियों ने मॉल में कर दी अंधाधुंध फायरिंग, पब्लिक पर चला दिया गोलियां, ग्रेनेड भी फेंका, जिनमें 40 की अब तक मौत, 40 से ज्यादा की मौत की खबर है दोस्तों, और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। और जिस वक्त आप खबर देख रहे हैं संख्या बढ़ भी सकती है। आपको बता दें बहुत बड़ी खबर, रशिया की राजधानी मॉस्को से इस वक्त आ रही है। यहाँ के एक शॉपिंग मॉल में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि वर्दी पहने हमलावरों ने, जी हाँ वर्दी पहनकर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग किया है ताकि लोगों को ये लगे कि ये कोई रशिया के आर्मी का बंदा है। इस हमले में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। हमलावरों की संख्या 5 बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद मॉल में अफरा तफरी मच गई और धुआंधार फायरिंग की गई है दोस्तों। लगातार लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई है वर्दी पहने हमलावरों के द्वारा। जी हाँ, मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल के ऊपर धुएं का गुब्बार भी देखने को मिला है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर यहाँ पर पुतिन की सरकार कैसे फेल हो गई। मॉस्को के मॉल तक ये आतंकवादी पहुंच गए जो कि पुतिन की सरकार पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं दोस्तों कि आखिर मॉल में ये आतंकवादी पहुंचे तो पहुंचे कैसे। इस पर आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। साथ ही साथ बात करते अगली बड़ी खबर की, जहां पहले सेला से जला जिगर चीन का, अब भूटान भारत के बीच ट्रेन समझौता देगा ऐसा दर्द कि लाइफ टाइम नहीं ठीक होगा चिकन नेक वाली साजिश का भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया दी एंड। आपको बता दें चीन अभी तक अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे और तवांग में सेला टनल के उद्घाटन से दर्द से उभरा भी नहीं था कि भारत ने उसे एक और बहुत बड़ा दर्द दे दिया है। पीएम मोदी के भूटान दौरे के दौरान दोनों देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत भारत अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ ट्रेन सर्विस शुरू करेगा। समझौते में भारत और भूटान के करीब बीच 2 ट्रेन रूट प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका निर्माण होने से दोनों देशों में आना जाना और आसान हो जाएगा। साथ ही इससे दोनों देशों के रिश्तों में भी ज्यादा गर्मजोशी आएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के भूटान दौरे में हुए समझौतों की जानकारी दी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के शीर्ष नेता भारत और भूटान के बीच रेल संपर्क शुरू करने के लिए सहमति जता चुके हैं। इस संबंध में एक MOU भी साइन हो चुका है। इस MOU में भारत और भूटान के बीच 2 प्रस्तावित रेल संपर्कों का प्रावधान किया गया है। इनमें से एक रूट कोकराझार गेलेफू रेल संपर्क और दूसरा बनारहाट समझ से रेल संपर्क होगा। इन दोनों रूटों पर रेल नेटवर्क बनाने का काम भारत करेगा, जबकि भूटान अपने हिस्से में इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भूटान दौरा ऐसे समय में हुआ जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला टनल बनने से चीन बौखलाया हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भूटान जाकर वहां पर 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करना उसके लिए दोहरी चोट की तरह है। वो भूटान पर दबाव बनाकर लंबे से उसके डोकलाम वाले हिस्से को कब्जाने और उसके बदले में भूटान के उत्तरी हिस्से को वापस करने का ऑफर देता रहा है। ऐसा करने के पीछे उसकी रणनीति सिलीगुड़ी से गुजरने वाले चिकन नेक को कब्जाने की रही है, लेकिन भारत के साथ भूटान की मजबूत दोस्ती की वजह से वो अब तक इस साजिश को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाया है। पीएम मोदी के भूटान दौरे और उसमें दोनों देशों के बीच ट्रेन सेवा शुरू करने के समझौते से उसकी चिकन नेक वाली साजिश का दी एंड होना भी तय हो गया है। रेलवे रूट बनने के बाद इमरजेंसी की स्थिति में भारत उनका इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए भी कर सकता है, जिससे खतरे के वक्त भारत ड्रैगन को तुरंत जवाब दे
सकेगा। जी हाँ, और ये बात सोच सोच कर चाइना सूख कर कांटा हो जाएगा और शायद उसको नींद भी ना आए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये कूटनीति हर कोई इतने आसान से समझ भी नहीं सकता। बहरहाल इसके लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में थैंक यू मोदी जी और साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भूटान नरेश के साथ निजी रात्रि भोज करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक गयाल्पो दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले विदेशी नागरिक हैं जिनको भूटान का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो वहीं 22 मार्च को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भूटान में प्रधानमंत्री मोदी को इसी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए भूटान नरेश और वहां की सरकार के प्रति आभार जताया। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, इससे पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान नरेश के साथ निजी रात्रि भोज का न्योता नहीं दिया गया। पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह विशेषाधिकार दिया गया। वहीं ये पहली बार है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मेजबानी K5 रेजिडेंस लिंगकाना पैलेस में की गई है। इसी के साथ पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान की ओर से सर्वोच्च सम्मान दिया गया। बहरहाल आप लोग ये वाकई में नोटिस कर रहे होंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी जिस भी देश में जाते हैं वहां पर उनका जैसा सम्मान होता है वैसा सम्मान ना पहले कभी किसी नेताओं का हुआ होता है, भविष्य में किसी का भी हो वो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा ही यूनिक तरीके से पीएम मोदी जी का वेलकम होता है हर जगह। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। नेक्स्ट खबर और जरूरी खबर की बात करें, जहां इंडिया आउट वाले मालदीव की निकल गई सारी की सारी हेकड़ी, भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा अब मुइजू। आपको बता दें, चीन के गुलाम मुइजू के बदल चुके हैं तेवर, भारत से की कर्ज में रियायत की मांग, कहा करीबी सहयोगी बने रहेंगे, कृपया कर्ज में रियायत दे दो भारत की सरकार। बता दें, अपनी भारत विरोधी बयानबाजी के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने सुलह का रुख अपनाते हुए कहा कि भारत उनके देश का करीबी सहयोगी बना रहेगा और उन्होंने नई दिल्ली से द्वीप समूह राष्ट्र को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह किया। पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 40 करोड़ 9 लाख अमेरिकी डॉलर का बकाया था। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से चीन समर्थक मालदीव का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को 10 मई तक उनके देश से वापस भेजा जाए। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइजू की आखिरकार सारी हेकड़ी निकल गई और भारत के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मालदीव को यह लग रहा था, खास करके मालदीव के राष्ट्रपति को, कि वो भारत से सैनिकों को बाहर निकाल देंगे, भारतीय हेलीकॉप्टरों को वापस भारत भेज देंगे, वो भारत के किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि भारत के साथ मालदीव के ऐसे रिश्ते थे जिसको भारत विरोधी राष्ट्रपति या भारत विरोधी कोई भी नेता अपने पैंतरे से अलग नहीं कर सकता। भारत और मालदीव को कहीं ना कहीं अब भारत की कूटनीति यहाँ भी रंग लाई कि मुइजू को आखिरकार भारत के सामने हाथ जोड़ना पड़ ही गया। इसीलिए अजीत डोवाल जी को यूं ही जेम्स बॉन्ड नहीं कहा जाता। भारत का अगली खबर बता दें, गुरपतवंत सिंह पन्नू हत्या की साजिश मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई, RAW सदस्य को पद से हटाया गया। बता दें, खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कथित साजिश के मामले में एक RAW सदस्य को उसके पद से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई अमेरिकी दावों की जांच के बाद की गई है। इसके अलावा कई अन्य लोगों के पदों में फेरबदल किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है, यानी जानकारी दी है कि जांच में पाया गया है कि कुछ ऐसे लोग इस साजिश में शामिल थे जो सरकार द्वारा अधिकृत नहीं थे। उन ऊपर बताए गए लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW में अपने पद से हटाया गया सदस्य अर्धसैनिक बल से एजेंसी में आया था। ये RAW सदस्य एक मध्य स्तर का अधिकारी है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह जांच के बाद कई अन्य लोगों के पदों में बदलाव किए गए। उसी क्रम में रॉ सदस्य पर भी कार्रवाई की गई। जी हाँ, इस मामले में भारत की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, राहुल गांधी के बाद अब केजरीवाल मामले में कूदा जर्मनी, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अलापा राग। जी हाँ, जर्मनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने इस घटना पर ध्यान दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में लागू किया जाएगा। जर्मनी ने इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मानहानि मामले में दोष सिद्धि के बाद संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर ऐसा ही बयान जारी किया था। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने ध्यान दिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित
मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष और तटस्थ सुनवाई के हकदार हैं। इसमें बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग करना शामिल है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि निर्दोषता का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और ये उन पर भी लागू होना चाहिए। बहरहाल, क्या कहीं से आपको लगता है दोस्तों कि केजरीवाल वाले मुद्दे में जर्मन विदेश मंत्रालय का ये बयान किसी भी प्रकार से वर्थ है या किसी भी प्रकार से कोई मतलब निकलता है? जो भी आपको लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, यूएई के बाद अब कनाडा ने दिया भारत को झटका। दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों की बड़ी चिंता बता दें। कनाडा में रहने या जॉब करने की इच्छा रखने वाले लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वहां की मौजूदा सरकार ने कनाडा में आने वाले अस्थायी यानी टेम्परेरी निवासियों को कम करने की घोषणा की है। देश के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का कहना है कि वो अस्थायी निवासियों की संख्या को 6.2% से घटाकर 5% पर लाने वाले हैं। बीते गुरुवार को राजधानी ओटावा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रोजगार मंत्री रैंडी बोइसोनाट ने कहा कि हमारी सरकार कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अस्थायी विदेशी श्रमिकों को 30% से कम कर 20% तक करने की दिशा में कार्य कर रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान के JF-17 को ताकत देने वाला जेट इंजन अब भारत में बनेगा। HAL को मिला यह कॉन्ट्रैक्ट। जी हां दोस्तों, भारत के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमानों को शक्ति देने वाला इंजन विकसित करना चुनौतीपूर्ण लग रहा है। हालांकि रशिया के साथ एक समझौते के बाद भारत जल्द ही RD-33 इंजन का निर्माण शुरू करेगा। ये इंजन भारतीय वायुसेना के MiG-29 बेड़े को शक्ति देगा। इससे MiG-29 लड़ाकू विमानों की ऑपरेशनल लाइफ बढ़ जाएगी। RD-33 इंजन का एक प्रकार पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमान को ताकत प्रदान करता है। JF-17 को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। JF-17 एक हल्का बहुउद्देशीय और सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। जी हाँ, इसमें हमने आपको पहले भी खबर बताई थी, जहां पर लोगों ने काफी कमेंट किया था कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से इंजन की जानकारी नहीं होनी चाहिए और ये गुप्त भारत में रखा जाना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों कमेंट कर रहे थे, काफी अच्छा लगता है आप लोगों का तरह तरह के कमेंट्स को पढ़ के। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां पुतिन को तगड़ा झटका, भारत ने रशिया से तेल खरीदना कर दिया बंद। जी हाँ, इस बड़े फैसले की क्या है असली वजह आपको बता दें। भारत के सभी रिफाइनर ने PJSC सोवकॉम फ्लोट टैंकरों पर ले जाए जाने वाले रूसी कच्चे तेल को लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रिफाइनर्स की ओर से यह कदम उठाया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे बड़े रिफाइनर समेत निजी और राज्य संचालित प्रोसेसरों ने सोवकॉम फ्लोट टैंकरों पर कार्गो लेना बंद कर दिया है। रिफाइनर प्रत्येक जहाज के स्वामित्व की जांच कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे कंपनी या अन्य स्वीकृत समूहों से संबद्ध नहीं है। 2 साल पहले यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद इस व्यापार में तेजी आई थी, लेकिन अब इस पर संकट खड़ा हो गया है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, इधर भारत ने पुतिन को झटका दिया तो उधर रशिया ने भी कहीं ना कहीं भारत को झटका देने की कोशिश की है। रशिया ने इन हथियारों को भारत को अभी सप्लाई करने से किया है इनकार। जी हाँ, तुरंत सप्लाई से मना किया है। आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन में जारी युद्ध से भारत को झटका लगा है। युद्ध का हवाला देते हुए रूस ने सीमा सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए अहम हथियार जी हाँ S-400 मिसाइल सिस्टम की अगली खेप की डिलीवरी के डेट को आगे बढ़ा दिया है, तारीख को आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें, साल 2018 में भारत और रशिया के बीच S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन खरीदने के लिए समझौता हुआ था। इनमें से 3 स्क्वाड्रन की डिलीवरी की जा चुकी है। अब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रशिया 2024 तक S-400 के बाकी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी कर देगा, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस ने 2024 तक इसकी डिलीवरी से इनकार कर दिया है। अगली खबर बता दें, अमेरिका में टेक्सास बॉर्डर पर बड़ा हंगामा, अवैध अप्रवासियों ने फेंसिंग उखाड़ी, गार्ड्स पर किए हमले। बता दें, अमेरिका के टेक्सास में गुरुवार को एक नाटकीय घटना में अवैध अप्रवासियों के एक समूह ने बॉर्डर पास कर जबरन घुसने की कोशिश की। इन लोगों ने बॉर्डर पर लगे तारों को उखाड़ दिया और सुरक्षा में तैनात लोगों को भी निशाना बनाया। ये लोग टेक्सास के एल पासो में विवादास्पद अवैध आव्रजन विरोधी कानून को अदालत द्वारा रोक दिए जाने के बाद अराजक दृश्य सामने आया। इनके आक्रामक रुख के सामने टेक्सास नेशनल गार्ड्समैन भी कुछ समय के लिए असहाय नजर आए। साथ ही इंडोनेशिया के आचे में रोहिंग्याओं को लेकर जा रही नाव समुद्र में पलट गई, 70 लोगों की मौत की आशंका है। जी हाँ, इंडोनेशिया के आचे प्रांत के तट पर रोहिंग्याओं को लेकर जा रही एक नाव समुद्र में पलट गई। इस हादसे में 70 रोहिंग्याओं को मृत या लापता मान लिया गया है, जबकि 75 को बचा लिया गया है। UNHCR शरणार्थी एजेंसी ने शुक्रवार को इस हादसे की जानकारी दी। UNHCR ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ एक संयुक्त बयान में कहा कि अगर मरने वालों की संख्या की पुष्टि हो जाती है तो ये इस साल अब तक की सबसे बड़ी जान माल की हानि होगी। आशा करते हैं दोस्तों
दोस्तों कि इतने लोगों की मौत ना हुई हो। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, जाफना के किसानों को राष्ट्रपति विक्रम सिंघे का बहुत बड़ा तोहफा, खेती के लिए मिली 234 एकड़ जमीन। बता दें, श्रीलंका के तमिल बहुल क्षेत्र जाफना के किसानों को लंबे समय के बाद बहुत बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने शुक्रवार को जाफना के किसानों के लिए 234 एकड़ जमीन जारी कर दी है। ये जमीन पहले जाफना सुरक्षा बल मुख्यालय के पास थी। ये जमीन जाफना के 5 ग्राम नीलाधारी डिवीजन में किसानों को खेती के लिए जारी की गई है। दरअसल श्रीलंका में उरुमाया नाम का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत योग्य किसानों को खेती के लिए मुफ्त में जमीन का मालिकाना हक यानी फ्री होल्ड डीड दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 20 लाख लोगों को मालिकाना हक वितरित किया जाएगा। साथ ही साथ बता दें, अफगानिस्तान के बाद अब इस देश से निकल रहा अमेरिका आखिर क्यों हुआ मजबूर। हमास इजराइल जंग ने अमेरिका को हर तरफ से तंग करके रखा है। अमेरिका की इजराइल समर्थित पॉलिसी का पूरी दुनिया समेत उसके ही देश में विरोध होना शुरू हो गया है। यूनाइटेड नेशन और मानव अधिकार संगठनों ने जैसे ही जो बाइडेन प्रशासन पर जंग रुकवाने का दबाव बनाया तो देश में मौजूद जायनिस्ट ग्रुप बाइडेन पर भड़क गए। अमेरिका में इस साल चुनाव होने हैं। जो बाइडेन के प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बाइडेन को एक कमजोर नेतृत्व वाला नेता बताते आए हैं। अब एक और देश के सामने अमेरिका झुकता नजर आ रहा है। खबर है कि अमेरिका इराक में लंबे समय से मौजूद अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक वॉशिंगटन और बगदाद के बीच सेना वापसी को लेकर समझौते की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिका की इस वापसी की वजह इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंट के हमले बताए जा रहे हैं। दरअसल गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान, सीरिया, यमन और इराक में मौजूद इस्लामिक रेजिस्टेंट गुटों ने ऐलान किया था कि वे इजराइल और उसके मित्रों पर तब तक हमले करेंगे जब तक गाजा जंग रुक नहीं जाती। साथ ही साथ आपको बता दें, क्या शिया सुन्नी एकजुट होंगे दुनिया भर के मुसलमान। सऊदी के मक्का से उठी ये आवाज। दरअसल पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करने के लिए सऊदी अरबिया के शहर मक्का में एक बहुत बड़ी पहल हुई है। मक्का में मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में दुनिया के कई मुस्लिम देशों के धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मकसद इस्लामिक विचारधारा के अलग अलग स्कूलों यानी स्कूल्स ऑफ थॉट्स और संप्रदायों के बीच आपसी मतभेद मिटाकर सभी मुसलमानों को एक करना है। यानी शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जैसे अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट वाले दुनिया भर के मुसलमानों को अपने अपने डिफरेंस दूर कर एक करना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। जी हाँ, बता दें, ये चार्टर मुसलमानों के अंदर विविधताओं को स्वीकार करता है लेकिन इस्लाम के मूल सिद्धांतों और कानूनों पर चलने की जरूरत पर जोर देता है। बहरहाल क्या लगता है आपको, क्या इनका मकसद पूरा होगा? क्या पॉसिबल है कि शिया सुन्नी एक होंगे? क्योंकि इनके बीच में काफी ज्यादा कट्टरता देखने को मिली है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन की दिलचस्पी आपको बताते हैं दोस्तों। एक साथ ऑपरेट कर रहा है चार जासूसी जहाज। सही सुना आपने, चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा बेताब है कि एक साथ चार जासूसी जहाज को ऑपरेट कर रहा है। इसके लिए चीनी जासूसी जहाज हिंद महासागर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। हाल में ही पता चला कि इस समय चीन के चार जासूसी जहाज हिंद महासागर में ऑपरेट हो रहे हैं और ये जहाज मलक्का, जलडमरू, मध्य से आगे के इलाके में समुद्र के सतह का 3D मानचित्र, पानी की लवणता, घनत्व और दुश्मनों के सेंसर्स की उपस्थिति का पता लगा रहे हैं। इन जासूसी जहाजों के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा का इस्तेमाल चीनी नौसेना करने वाली है। अभी तक चीनी नौसेना इस इलाके से अनजान है। ऐसे में उसे हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को लेकर काफी सतर्कता बरतनी पड़ती है। नेक्स्ट खबर बता दें, कौन है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बन सकती हैं दिल्ली की नई सीएम। जी हां, अटकलें लगाई जा रही है कि वो सीएम बन सकती हैं। बता दें, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में 21 मार्च की रात गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली सरकार के सामने नेतृत्व संकट का सवाल खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या दिल्ली में अब कोई नया सीएम होगा और अगर नया सीएम होगा तो वो कौन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल अगर सीएम पद से इस्तीफा दे भी देते हैं तो उनकी जगह उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिल्ली की नई सीएम बनने की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सुनीता केजरीवाल के अलावा कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी सीएम बनने की लिस्ट में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता केजरीवाल को काफी वक्त से दिल्ली में कामकाज के तौर पर तरीके समझाए जा रहे थे। हालांकि नए सीएम की बात अभी कयास ही है, यानी ये एक थॉट्स है, ये एक विचार है कि केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल बन सकती है। क्योंकि आपने पहले कहा था, यानी आम आदमी पार्टी ने पहले ही कहा था कि केजरीवाल जेल जाने के बाद भी सीएम रहेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे। इस पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद क्या अपनी वाइफ को
को सीएम बनाएंगे या किसी और को, जो भी आपको लगता है आपका सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें इसी से जुड़ी, जहां केजरीवाल ने इस्तीफा देने से मना किया है, कहा जेल से ही सरकार चलाऊंगा, नहीं सोचा था ईडी इतनी जल्दी आ जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए अरविंद केजरीवाल की रिमांड दे दी है। इस बीच कोर्ट के अंदर मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर करना भी पड़ा तो जेल से सरकार ही चलाऊंगा। केजरीवाल ने आज तक मीडिया से बात करते हुए अपनी गिरफ्तारी के बारे में खुलकर बात की और कहा कि सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर करना पड़ा तो जेल से सरकार चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि अंदर हो या बाहर सरकार वहीं से चलेगी। केजरीवाल ने कहा मुझे यकीन है हमें दिक्कत आएंगी, लेकिन हम यानी किसी भी तरह काम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जनता भी यही चाहती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल से कोई मुख्यमंत्री अपना कार्य कर सकता है? क्या भारत का संविधान ऐसा कहता है? आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता मुख्यमंत्री के नियम को लेकर क्या जवाब देती है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, पंजाब में दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला, ईडी करे एक्साइज पॉलिसी की जांच। जी हां, भाजपा का गंभीर आरोप। जी हां, दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी पर अब भाजपा हमलावर है। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब की आम आदमी सरकार पर प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी की साजिश के जरिए लोगों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा सहित केजरीवाल की ओर से नियुक्त लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए यहाँ भी ईडी की जांच जरूरी है। उन्होंने पंजाब की आबकारी नीति को दिल्ली की अब बंद हो चुकी नीति से भी बड़ी बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केजरीवाल को उन लोगों को छंद रूप से राज्य की खुली लूट की इजाजत दी है जिन्हें सीएम कोटे से पॉश सेक्टरों में बड़े घर दिए हैं। वो यहाँ प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे थे। अगली खबर बता दें, समाजवादी पार्टी नेता अभय सिंह को मिली वाइस श्रेणी की सुरक्षा। इन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में की थी क्रॉस वोटिंग। बता दें, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के पक्ष में वोट डालने वाले उत्तर प्रदेश के सपा नेता अभय सिंह को मिली वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मनोज कुमार पांडे को Y+ और राकेश प्रताप सिंह को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। नेक्स्ट खबर बता दें, चुनाव से पहले अखिलेश यादव का आजम कार्ड, जेल में बंद मुलाकात और मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने दल और कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को वो सीतापुर जेल गए और उन्होंने वहां पर पार्टी के सीनियर नेता आजम खान से मुलाकात की। इसके जरिए अखिलेश यादव ने मुस्लिम नेताओं और मतदाताओं को यह संदेश देने का प्रयास किया कि वो आजम खान के साथ है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आजम खान पर झूठे मुकदमे लगाए। सरकार मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को परेशान कर रही है। ये अमानवीय कृत्य है। आजम खान साहब के परिवार और अरविंद केजरीवाल को भाजपा इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग ताकतवर बनकर उभरेंगे। भाजपा इन्हें दबाने के लिए झूठे मुकदमों में फंसा रही है। उम्मीद है कि आजम खान को न्याय मिलेगा, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। नेक्स्ट खबर बता दें, ओडिशा में बीजेपी अकेले ही लड़ेगी लोकसभा विधानसभा चुनाव। क्या सीएम नवीन पटनायक संग नहीं बनी बात? आपको बता दें, ओडिशा में लोकसभा चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी। बीजेपी के राज्य पार्टी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा है कि पार्टी ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सभी 21 और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच आपको बता दें, जैसे ही ये खबर आई कि बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन नहीं हुआ है, इसी के बाद कुछ समय बाद ही बीजेडी में फूट पड़ गया। दोस्तों, सांसद ने छोड़ी पार्टी, नवीन पटनायक का था करीबी। बता दें, ओडिशा में चुनाव को लेकर बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन न होते ही नवीन पटनायक के दल में बड़ी फूट पड़ गई। बीजेडी के सांसद और इसके संस्थापक सदस्यों में से एक भर्तहरि मेहताब ने शुक्रवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। क्या ये भाजपा में शामिल होंगे? साथ ही साथ बता दें, 20 स्कूलों पर चला सीबीएसई का चाबुक, रद्द हुई मान्यता। आखिर क्या होगा छात्रों का? बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने देश भर में कदाचार में लिप्त पाए गए स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बोर्ड ने 20 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है और 3 स्कूलों की ग्रेडिंग को कम कर दिया है। प्रभावित स्कूलों में से 5 दिल्ली में स्थित है, जबकि अन्य उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, देहरादून, असम और मध्य प्रदेश में है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब और असम के स्कूलों को एफिलिएशन में गिरावट का भी सामना करना पड़ा है। तो वहीं डमी स्कूलों पर भी होगी कार्रवाई। जी हां, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले करोड़ों छात्र डमी स्कूलों में प्रवेश लेना पसंद करते हैं ताकि वे पूरी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वे कक्षाओं में नहीं जाते और सीधे बोर्ड परीक्षा में शामिल हो जाते हैं। हाल ही में पीटीआई भाषा को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा है कि डमी विद्यालयों के मुद्दों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हालांकि ऐसे छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन समय आ गया है कि इस विषय पर भी गंभीर चर्चा और विचार विमर्श किया जाए। बाकी दोस्तों, वो कौन कौन से 20 स्कूल हैं जिनको डिसएफिलिएट कर दिया गया, उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बहरहाल आपके मन में सवाल होगा कि जब यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनका क्या होगा, तो आपको बता दें
जिन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है उनमें पढ़ रहे स्टूडेंट्स को स्कूल की दूसरी ब्रांच में या फिर सरकारी स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभिभावकों से अनुमति ली जाएगी और साथ ही स्टूडेंट की फीस भी वापस की जाएगी। जी हाँ, इसी बीच जरूरी खबरों के साथ ये थी बहुत बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद।